Hello everyone, welcome to my session. Students, we are covering 5-day courtroom ready lawyer program and today we are dealing with day 3 जिसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्रेमिंग ऑफ ग्राउंड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ एनेक्स्चर्स फॉर कोर्टरूम लीगल केस फाइल्स। स्टूडेंट्स, कोर्टरूम की कहानियों में कई बार लीगल इश्यूज और फैक्ट्स के बीच एक ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलता है। ऐसे में अपनी बात को बहुत ही मजबूती तरीके से रखने के लिए हमें कई बार ऑथेंटिक लीगल ग्राउंड्स और गुड फॉर्म ऑफ एनेक्स्चर्स का हमें सहारा लेना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक कोर्ट रूम के अंदर हमको अपने फैक्ट्स से लॉ को अलाइन करते हुए अपने ग्राउंड्स को फ्रेम करना होता है और अपनी पिटीशन और ड्राफ्टिंग के अंदर हमको उसको लिखना होता है और साथ ही साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी हमको उसको पेश करना होता है। एडिशनली हम जितने भी एनेक्स्चर्स अपनी कोर्ट रूम की केस के फाइल के अंदर लगाते हैं वो एनेक्स्चर्स को किस तरीके से हम एक प्रॉपर तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी आर डीलिंग विद फ्रेमिंग ऑफ ग्राउंड्स फॉर लीगल केस फाइल्स। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है लीगल इश्यूज आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि ग्राउंड किस लीगल इश्यूज़ को रेज़ कर रहा है। देखिए कि डिस्प्यूट्स लॉ की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से या प्रोसीजरल मिस्टेक से या किसी भी लीगल प्रिंसिपल के गलत एप्लीकेशन से। अगर आपका लीगल इश्यूज़ क्लियर होगा तो पूरे केस को समझना और एनालाइज करना काफ़ी आसान हो जाता है। सो आइडेंटिफाइंग द कोर लीगल क्वेश्चंस रेज्ड इन द ग्राउंड also determine whether it is concern the interpretation of a statutes, constitutional provisions, procedural irregularity, or applications of the legal principles. A clear understanding of the legal issues help assess the maintainability, scope, and the merit of the case before the Supreme Court. Second point is द कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी वायलेशन। अब इसको समझते हैं। हर ग्राउंड में चेक करें कि क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी आर्टिकल या किसी भी एक्ट के सेक्शन को वायलेट करता हुआ दिखाया गया है या नहीं। अगर पिटिशनर ये इस्टेब्लिश कर देता है कि लोअर कोर्ट ने लॉ को इग्नोर किया या गलत तरीके से अप्लाई किया था तो वो प्रॉपर एक ग्राउंड बन जाता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाता है कंप्लीट केस के अंदर। सो it talks about that examines whether the ground alleged the violation of any constitutional provisions or the statutory law. It identify the specific articles of the constitution or section of the relevant legislation involved. The petitioner must demonstrate how the impugned judgment or action is inconsistent with the law and infringe the legal right. थर्ड पॉइंट है हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ वर्सेस द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये समझना ज़रूरी है कि ग्राउंड जो होता है वो एक लीगल क्वेश्चन को रेज करता है, राइट, या सिर्फ एक फैक्चुअल डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोई भी आपकी कोर्ट ज़्यादातर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को एंटरटेन करती है। इसलिए ये डिस्टिंक्शन मेंटेन करना और मेरिट्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो determine whether the ground raise a pure question of law, a factual disputes, or a mixed question of law and fact. The Supreme Court generally focused on the substantial question of law, making this distinction important while evaluating the strength and admissibility of the petition. Fourth point is error in the judgment. Yes, जजमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि लोअर कोर्ट ने कहाँ पर गलती करी है। एरर एविडेंस को इग्नोर करने, लॉ को गलत इंटरप्रेट करने, प्रोसीजरल को फॉलो ना करने या मटेरियल फैक्ट्स को ज़्यादातर ओवरलुक करने की हो सकती है। समझे? सो हर ग्राउंड किसी न किसी जुडिशियल एरर पर बेस्ड होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए रेलिवेंट होगा। So analyze whether the lower court committed any legal, factual or procedural error. The error may involve misinterpretation of the law, incorrect appreciation of the evidence, failure to consider materialistic facts, or improper application of the judicial principles. Such error form the basis for challenging the impugned judgment.
नेक्स्ट पॉइंट इज रेलिवेंट प्रेसिडेंट्स. यस, केस लॉज, केस कंपाइलेशन, राइट. सो देखिए कि ग्राउंड के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स को साइट किए गए हैं या नहीं, राइट. अगर सिमिलर फैक्ट्स पर पहले से बाइंडिंग प्रेसिडेंट अवेलेबल है तो ग्राउंड को एक लीगल वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाती है और कोर्ट को कन्विंस करना भी हमारे लिए कई बार आसान हो जाता है. सो यस, रेलिवेंट प्रेसिडेंट्स हमको लगाने चाहिए. Check whether the ground relies upon the judgment of the Supreme Court or the High Court. Evaluate whether the cited precedents are applicable to the facts of the present case. Binding precedents strengthen the legal argument, while distinguishable or irrelevant decisions reduce the persuasive value of the ground. Right? Next point is principle of natural justice. तो इसके अंदर बेसिकली चेक करें कि क्या फेयर हियरिंग का मौका दिया गया था दोनों पार्टीज़ को या नहीं, नोटिस सर्व हुआ था या डिसीजन 22 के साथ पास हुआ था. अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल वायलेट होते हैं तो वो इम्प्यून ऑर्डर को चैलेंज करने का एक स्ट्रॉन्ग लीगल ग्राउंड बन सकता है. समझे. सो access whether the principle of natural justice have been violated. This includes denial of the fair hearing, bias in the decision making, and lack of notice or the failure to provide an opportunity to present the evidence. Any such violation may render the impugned order legally unsustainable. Next point is connection with relief sought. इसके अंदर हमको समझना है कि हर ग्राउंड का एक डायरेक्ट कनेक्शन प्रेयर क्लॉज से होना चाहिए. जो रिलीफ कोर्ट से मांगा जा रहा है उसको जस्टिफाई करने के लिए हर ग्राउंड का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट. इररेलीवेंट ग्राउंड्स पिटीशन को हमेशा वीक बनाते हैं, तो इररेलीवेंट ग्राउंड को अपनी पिटीशन के अंदर डालने से हमेशा बचें. So examine whether the each ground directly supports the relief sought in the prayer clause. Every legal argument should be establish a clear link between the alleged illegality and the remedy requested. Grounds unrelated to the final relief weaken the overall structure of the petition. Next point is evidence supporting the ground. सिर्फ एलिगेशन लगाना काफ़ी नहीं होता. हर ग्राउंड को डॉक्यूमेंट, विटनेस स्टेटमेंट्स, एग्जिबिट्स या रिकॉर्ड के मटेरियल से सपोर्ट मिलना चाहिए. स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ग्राउंड की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है और कोर्ट के सामने उसकी रिलायबिलिटी को स्टैब्लिश भी करने का काम करता है. एंड ये कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्सेप्टेंस भी हमारे लिए अट्रैक्ट करता है. सो येस, verify whether the ground is supported by the documents, records, witness statements or other material placed before the court. Unsupported allegations have limited evidentiary value. बहुत ही लिमिटेड वैल्यू होती है जो भी अनसपोर्टेड एलिगेशंस हम कई बार कोर्ट रूम में अगर यूज़ करते हैं. मतलब एलिगेशंस लगा दिया, कोई भी हमारे पास में कोई भी प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा. स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्हेंस द क्रेडिबिलिटी of the legal argument and increase the likelihood of judicial acceptance. जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप पेश करोगे उतने ज़्यादा हमारे लिए जुडिशियल एक्सेप्टेंस को लेके आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेबिलिटी एंड ज्यूरिसडिक्शंस. सो एनालाइज करें कि पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंटेनेबल है या नहीं है और कोर्ट के पास उस मैटर को हियर करने की ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं. कई बार तो लॉयर्स इसी में धोखा खा जाते हैं, ठीक है. सो इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ध्यान रहे, अगर मेंटेनेबिलिटी या ज्यूरिसडिक्शन में डिफेक्ट हुआ है तो पिटीशन मेरिट्स पर जाने से पहले से ही डिसमिस हो सकती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है. सो डिटरमाइन वेदर द पिटीशन इज़ लीगली मेंटेनेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड whether the court has jurisdiction to entertain it. Confirm whether the compliance with the statutory requirements, limitation period and procedural rules. Jurisdictional defects may release in dismissal without examining the merit of the case. So ये होता है भाई. लास्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ असेसमेंट. यस, आखिरी में हर ग्राउंड की ओवरऑल स्ट्रेंथ इवैल्यूएट करें, देखें कि उसके सपोर्ट में लॉ, एविडेंस और प्रेसिडेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं. ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट या वीक कैटेगरी में क्लासीफाई करना ड्राफ्टिंग और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम
प्रायोरिटी डिसाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. सो इवेल्युएट द ओवरऑल strength of the ground by considering the legal validity, supporting the evidence, applicable precedents, and practical impact. To classify the ground as strong, moderate, or weak, so provide reasons for the assessment. This analysis will help prioritize arguments during the drafting of and oral submissions. Next topic is arrangement of annexures for the legal case files. किस तरीके से हमको अपनी लीगल केस फाइल्स के अंदर अनेक्चर्स जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, हम उनको किस तरीके से अपने पास में अपनी फ़ाइल के अंदर अरेंज करेंगे. राइट. सो फर्स्ट पॉइंट है एनेक्चर नंबर. सबसे पहले चेक करिए कि सारे एनेक्चर्स प्रॉपर्ली नंबर्ड हैं कि नहीं, और उनका नंबर जो होगा वो P1 P2 P3 इस तरीके से किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, नंबरिंग कंटिन्यूस और सीक्वेंस में होनी चाहिए. प्रॉपर नंबरिंग जो होती है वो कम्प्लीटली एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए. अगर नंबरिंग गलत होगी तो कोर्ट रूम को डॉक्यूमेंट्स रेफ़र करने में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और ड्राफ्टिंग भी हमारी इससे बहुत ज़्यादा वीक लगती है. सो प्रॉपर नंबरिंग करें विच इंश्योर्स दैट आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंस ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स एंड द जुडिशियल रिव्यू. इनकरेक्ट और मिसिंग नंबरिंग कई बार हमारे कोर्ट रूम में केस में कन्फ्यूजन पैदा करती है, इवन फॉर अस, इवन फॉर द जजेस. सेकेंड पॉइंट इज़ डॉक्यूमेंट टाइप. डॉक्यूमेंट टाइप मतलब हर एनेक्चर्स का एक नेचर आइडेंटिफाई करें. सबसे पहले देखें कि वो जजमेंट है, एफआईआर है, ऑर्डर है, नोटिस है, एग्रीमेंट है, मेडिकल रिकॉर्ड है, या फिर कोई और दूसरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है. सो डॉक्यूमेंट का टाइप समझने के लिए सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस और केस फाइल में उसका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए. So identify the nature of the each annexure such as judgment, FIR, order, notice, agreement, medical record, email or correspondence. Understanding the document type help determine its legal significance, purpose and relevant to the issues raised in the petition or appeal. Third point is date and chronology. तो इसके अंदर बेसिकली चेक करें कि सारे के सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, एनेक्चर्स हैं, वो आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में कनेक्टेड होने चाहिए. एक डेट वाइज सीक्वेंस में वो अरेंज्ड हैं या नहीं. क्रोनोलॉजी क्लियर होने से कोर्ट को पूरी स्टोरी की टाइप समझ में आती है कि किस तरीके से वो एक कंप्लीट फ्लो में बह रही थी. अगर डॉक्यूमेंट्स रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो फैक्ट समझने में कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. So, a proper timeline enables the court to understand the development of the disputes without confusion or inconsistency. Fourth point is authenticity. हर एनेक्चर्स की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करें. देखें कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, सर्टिफाइड कॉपी है या सिर्फ फ़ोटो कॉपी है. साथ ही सिग्नेचर्स, सील्स और आपके जो स्टैम्प होते हैं और जो ऑफिशियल इंडोर्समेंट कराई जाती है वो भी चेक करें. ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट और कोर्ट में ज़्यादातर एविडेंशरी वैल्यू रखते हैं. सो चेक वेदर द एनेक्चर इज़ एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, certified copy or a photocopy. Verify the signature, seal, stamp and official endorsement whether applicable or not according to your case. Authentic documents carry greater evidentiary value while unauthenticated or doubtful documents may weaken the credibility of your case. Next point is relevance. हर एनेक्चर का किसी न किसी ग्राउंड के साथ या किसी न किसी फैक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड और कनेक्शन उसका होता है. अगर डॉक्यूमेंट केस के इश्यूज़ को सपोर्ट नहीं करता तो उसे एनेक्चर बनाना अननेसेसरी है, ये समझना है. सिर्फ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स ही रिकॉर्ड पर रखें ताकि हमारे केस में फ़ायदा हो. सो एक्सेस वेदर द annexure directly support or the particular grounds of the factual assertion made in the petition. Every annexure should have a clear purpose and legal relevance. Irrelevant or the unnecessary documents increase the volume of the record without contributing to the legal arguments. जितने ज़्यादा आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंट इसके अंदर डालते रहेंगे वो आपके केस का सिर्फ वज़न ही बढ़ाएगा. बेसिकली फ़ाइल का मतलब फ़ाइल को मोटा करेगा और कुछ नहीं करेगा. जब वो आपके फैक्ट से, इश्यूज़ से कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर आप ऐसे एनेक्चर्स को अवॉइड करो अपने केस के अंदर. वो कहीं ना कहीं फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है और आपकी मतलब स्किल्स को चैलेंज करने का मतलब कई बार एक सवाल उठा देता है कि हाँ तुमको पता है या नहीं, समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट है कंप्लीटनेस. इंश्योर करें कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, कोई पेज नंबर मिसिंग ना हो. सिग्नेचर्स, एनेक्चर्स,
एनेक्स्ड शेड्यूल्स या अटैचमेंट प्रॉपर्ली अटैच्ड हों। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देते हैं और साथ ही साथ कोर्ट रूम के सामने डॉक्यूमेंट की रिलायबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं। सो इंश्योर दैट ईच annexure is complete and contains all the relevant page, annexed schedules, signatures and attachment. Missing page or incomplete document may distort the facts, create ambiguity and reduce the evidentiary value of the document before the court. सेवन्थ पॉइंट इज कॉन्ट्राडिक्शंस। सारे एनेक्शर्स को कंपेयर करके देखिए कि कहीं डेट्स, नेम्स, फिगर, है ना, ये स्टेटमेंट्स में कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा। कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा, तो पहले सबसे पहले उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, राइट। अगर डॉक्यूमेंट आपस में प्लीडिंग से मैच नहीं करते तो अपोजिट पार्टी इज़ वीक इन वीकनेस का बेनिफिट ले सकती है, समझे। अगर डॉक्यूमेंट आपस में प्लीडिंग के साथ में, जो हमने पिटीशन फाइल करी, प्लीडिंग्स फाइल करी हैं, उसके साथ अगर वो मैच नहीं करते तो अपोनेंट पार्टी के पास में एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है की फैक्ट हाईलाइट। हर एनेक्शर पढ़ते वक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, सबसे ज़रूरी है ये बात, ठीक है। जैसे डेट्स, नेम्स, सिग्नेचर, ऑब्जर्वेशन, फाइंडिंग्स और इम्पॉर्टेंट क्लॉज। इन फैक्ट को हाईलाइट करने और ड्राफ्टिंग और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के टाइम बहुत क्विकली रेफ़र किया जा सकता है। सो येस, इन पॉइंट्स के ऊपर हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोग एनेक्सर्स को फाइल कर रहे हो, राइट। आइडेंटिफाई एंड नोट द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द कंटेन इन ईच annexes including date, name, signature, official observation, finding and relevant clause. Highlighting these facts facilitates quick reference during a drafting legal research or oral arguments and judicial proceedings. Ninth point is cross reference. चेक करें कि प्लीडिंग और ग्राउंड में जिस एनेक्शर्स का मेंशन किया गया है वो सही एनेक्शर्स के नंबर्स के साथ में रेफ़र किया गया हो। सो प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग से कोर्ट ईजिली वेरीफाई कर सकता है कि पर्टिकुलर फैक्ट किस डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड है आपके पास में, समझे। सो वेरीफाई दैट एवरी एनेक्शर्स इज़ प्रॉपरली रेफर्ड to in the pleading and corresponding grounds. Each factual assertion should be supported by the relevant annexures numbers. Accurate cross referencing enables the court to easily verify the supporting documents while reading the petition. 10th point is evidentiary value. आखिर में इवैल्यूएट करें कि एनेक्सचर्स की एविडेंशरी वैल्यू क्या है। क्या वो प्राइमरी एविडेंस है, क्या वो सेकेंडरी एविडेंस है, या क्या वो सिर्फ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। स्ट्रॉन्ग, एडमिसिबल और रिलायबल डॉक्यूमेंट्स ही कोर्ट रूम के सामने एक लीगल आर्ग्यूमेंट्स को इफ़ेक्टिवली सपोर्ट कर सकते हैं। सो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि evaluate the evidentiary value of each annexures by determining whether it constitute the primary evidence, the secondary evidence, or merely just a supporting document. So the strength of the legal argument often depends upon the quality, admissibility, reliability and probative value of the document placed on the record. Okay students, so आज का सेशन में हमने जाना कि किस तरीके से हम अपने ग्राउंड्स को कोर्ट रूम के केस की लीगल फाइल्स के अकॉर्डिंग उसको हम फ्रेम करते हैं। सबसे पहले हम लीगल केस के अंदर जो लीगल इश्यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी वायलेशन हमको पता लगाना होता है। देन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बीच में एक डिस्टिंक्शन हमको रखना होता है। जजमेंट्स के अंदर जो भी एरर आए हैं पुराने लोअर कोर्ट्स के, उसको हमको देखना होता है। रेलिवेंट प्रेसिडेंट्स आप लगा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का फॉलो किया गया है अब तक या नहीं किया गया, वो भी हमको चेक करना है। नेक्स्ट, रिलीफ जो आप ले रहे हैं उससे हमारे सारी चीज़ें कनेक्टेड होनी चाहिए। एविडेंशरी वैल्यू होनी चाहिए हमारे ग्राउंड्स के अंदर, आप सपोर्ट दें उसको एविडेंस का, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी है, ज्यूरिसडिक्शन है प्रॉपर, तो ही फिर वो हमारे पास में प्रॉपर ऑथेंटिक ग्राउंड बन पाएगा। और लास्ट में सारी चीज़ों को एनालाइज करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन हमने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ एनेक्शर्स फॉर लीगल केस फाइल्स। एनेक्शर्स नंबर, प्रॉपर नंबरिंग करनी है, प्रॉपर पेज नंबरिंग करनी है, प्रॉपर एनेक्शर नंबरिंग करनी है। देन डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, क्या वो जजमेंट है, एफआईआर है, ऑर्डर है, नोटिस है, एग्रीमेंट है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको फ्रेम करना है। देन डेट एंड क्रोनोलॉजी, येस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में उसको लगाना है। ऑथेंटिसिटी, सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो ओरिजिनल है, सर्टिफाइड है या फोटोकॉपी है, तो उसकी ऑथेंटिक
कितना है वो हमारे केस के लिए, तो उसको अकॉर्डिंगली फिर हम अपने केस में फाइल करेंगे। देन है रेलिवेंस, देन कंप्लीटनेस, देन कॉन्ट्राडिक्शन में हमको ये देखना है कि किस तरीके से, क्या वो हमारे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट तो लेके नहीं आ रहा है, और अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो फिर वो हमारे लिए एक इनकन्सिस्टेंसीज पैदा करेगा। सो ऐसे इनकन्सिस्टेंसीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना है, वरना फिर वो अपोनेंट पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा बन जाएगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कीज़, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, इन सबको हमेशा जो है हाईलाइट करना है। क्रॉस रेफरेंसिंग, देन उसके बाद एविडेंशियरी वैल्यू। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे फिर अगले सेशन में। आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।